कल रात यूएस के रीजनल बैंक की हालत खराब हो गई और 30% तक गिर गए। आखिर क्यों हुआ ऐसा? कौन कह रहा है कि 1 जून तक कैश खत्म हो जाएगा अमेरिका का? और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बिग टेंशन है अमेरिका के लिए। क्या है पूरी कहानी? स्टॉक मार्केट पर कैसे इंपैक्ट आ सकता है, जानेंगे सब। बट पहले आप बताएं, आपको क्या लगता है इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर गिरावट आएगी या नहीं? क्योंकि जब लास्ट में मैं समरी बताऊंगा तो आप अपनी बात को मैच कर सकेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों की शिकायत दूर करना चाहूंगा। आप लोग कहते हो सर टेलीग्राम पे आप फ्री ट्रेड नहीं देते हो। न्यू जेन दिया था 27 अप्रैल को 484 के ऊपर लेने को, 595 का हाई मारा है। अब आप समझ लो सिर्फ 3 से 4 दिन में 100 पॉइंट से ऊपर का गेन है। तो भैया टेलीग्राम से जुड़ जाओ, फायदा आप ही का होगा। कभी कभी ट्रेड देता हूं लेकिन बेस्ट ट्रेड देता हूं। और उसके साथ एक बिग गुड न्यूज है पुणे वालों के लिए। 13-14 मई को मैं पुणे आ रहा हूं, जहां मैं लाइव फेस टू फेस आपको सिखाने वाला हूं इंट्राडे स्विंग पोजिशनल स्ट्रेटजी कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे मक्खन वाली स्ट्रेटजी है, कैसे मैं आसान तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूं। बहुत कुछ मिलने वाला है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए कि क्या है, किस तरीके से, और मौका ना चाहे। अगर अभी फ्री हो तो वीडियो देखना, वरना बाद में, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसी चीज सुनने से गलत डिसीजन या गलत मतलब निकल जाता है। अमेरिका में एक के बाद एक बैंक औंधे मुंह गिर रहे हैं। पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक, जो बैंक है वो दिवालिया हुआ। फिर न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक पर ताला लगा और अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी दिवालिया हो गया। एक के बाद एक धड़ाम। बैंकों की बिगड़ती हालत की तुलना 2008 के बैंकिंग क्राइसिस से हो रही है। और इस बार का संकट पिछले बार से बड़ा। कैसे? अमेरिका में एसेट के हिसाब से साल 2008 के बाद से ये सबसे बड़ा बैंकिंग संकट है। 2008 में 25 बैंक डूबे थे। उनका कंबाइंड एसेट 374 अरब डॉलर था। और इस बार डेटा देखें तो सिर्फ 3 बैंक डूबे हैं और कंबाइंड एसेट 530 अरब डॉलर है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला खतरनाक है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में एक के बाद एक बैंक बंद हो रहे हैं। पावरफुल देश की इकोनॉमी हिली हुई है। अमेरिका के प्रमुख बैंक पर ताला लटक रहा है। इसके लिए एक दो नहीं, बहुत सारे कारण। रिकॉर्ड महंगाई, फेडरल की तरफ से लगातार बढ़ती ब्याज दर, बैलेंस शीट पर पड़ता साइड इफेक्ट। अमेरिका में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने अमेरिका को मुश्किल में ला दिया है। अमेरिका समेत दुनिया के लगभग सभी देश पिछले 1-1.5 साल से महंगाई से जूझ रहे हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी हो रही है। ब्याज दरें इतनी बढ़ गई कि कर्ज लेना मुश्किल हो गया। लोगों ने कर्ज लेना कम कर दिया। खपत कम होने से इकोनॉमी स्लो हो गई। इसका असर बैंकों की सेहत पर पड़ा और बैंकों की इकोनॉमी खराब होती चली गई। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की सबसे बड़ी वजह कुछ गलत फैसले लिए। बैंक ने उन स्टार्टअप को पैसा दिया जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाता था। शुरुआत में सब अच्छा, बैंकों ने पैसों की लंबी अवधि के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ी तो बॉन्ड अपनी वैल्यू गंवाने लग गए। इसी तरीके से सिग्नेचर बैंक भी अपनी गलत नीति की वजह से गिरा। एक बैंक ने जहां तेजी से पैसे लेकर उन्हें बिना रिस्क के कैलकुलेशन के इन्वेस्ट किया, तो दूसरे ने क्रिप्टो एसेट में हाथ डाल दिया। इसके बाद अमेरिका के फर्स्ट सिग्नेचर बैंक पर ताला लग गया और अब उसे जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका के एफडीआईसी ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को सीज कर दिया और जेपी मॉर्गन को बेचने पर सहमति दे दी। बैंकिंग संकट की चपेट में अमेरिका के कई और रीजनल बैंक आ सकते हैं। वैसे अमेरिका में पिछले 100 साल में 27,000 से ज्यादा बैंक डूब चुके हैं। अमेरिका में 1920 में 31,000 बैंक थे और अब 4,100। माना जा रहा है आने वाले दिन में कुछ ही बड़े बैंक रहेंगे। रीजन आपके सामने है, लगातार ब्याज दर बढ़ रही है। और डूबने वाला तीसरा बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उनकी कुल संपत्ति 13 अप्रैल तक 229.1 अरब डॉलर थी। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद ये अमेरिका का तीसरा बड़ा बैंक है जो डूब गया। और खरीदा कौन? जेपी मॉर्गन। और अब इसे जाना जाएगा जेपी मॉर्गन बैंक के नाम से। इस एक्विजिशन के बाद जेपी मॉर्गन अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक बन गई। बैंक में कुल 103.9 अरब डॉलर की डिपॉजिट है। वहीं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के जो खाता होल्डर हैं भैया, उनके मन में डर, पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने ले लिया है। तो अब जिम्मेदारी जेपी मॉर्गन की है। उनकी जमा से लेकर लोन तक की सारी जिम्मेदारी जेपी मॉर्गन की है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका में बैंकों के डूबने पर इन्वेस्टर को, जो खाता होल्डर हैं, उनको कुछ अधिकार है। बैंक डूबता है तो ग्राहक को एफडीआईसी के नियम के तहत
जमा राशि वापसी का भरोसा मिलता है। अमेरिका में डिपॉजिटर्स को बैंक डूबने की स्थिति में बैंक में जमा $2.5 लाख पर डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है, यानी इस इंश्योरेंस के तहत बैंक डूबने पर उन्हें कम से कम $2.5 लाख जरूर मिलेंगे। अब मुझे बताइए, इंडिया में अगर बैंक डूबता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, जिससे मुझे ये आइडिया लगे कि आप फाइनेंस में कितने एक्टिव हैं और आप अपने पैसे को लेकर कितने सतर्क हैं। अब हम समझते हैं 2 मई को क्या हुआ, यानी कल। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के फेल होने के बाद इन्वेस्टर को डर है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के साथ शुरू हुआ यह संकट दूसरे रीजनल बैंक को अपने चपेट में ले सकता है, जिसके बाद छोटे बैंक के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। टेक वेस्ट बैंकॉप 30% गिरा, वेस्टर्न अलायंस बैंक 21% गिरा, केके कॉर्प 10% गिरा, केबीडब्ल्यू 5.2% गिरा। स्टॉक दिसंबर 2020 के बाद से लोअर लेवल पे है। इसके साथ ही एसएल ग्रीन रियल्टी कॉर्प 6% गिरा, बॉस्टन प्रॉपर्टीज 4% गिरा। दरअसल बैंकों ने चेतावनी दी है कि रियलिटी सेक्टर में सुस्ती आएगी। इंटरेस्ट रेट हाई होने से डिमांड बहुत लो हो गई है। अब यहां पर जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, उनका बयान इन्वेस्टर की चिंता बढ़ा दिया, जिसमें कहा अमेरिकी सरकार का पैसा 1 महीने में खत्म हो सकता है। अब ये क्या है मामला, सबसे इंपॉर्टेंट समझने का है, डरने का नहीं है। तो अमेरिका गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है और देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने चेतावनी दी है कि दुनिया का सुपर पावर डिफॉल्ट हो सकता है। अब इस चीज को समझते हैं, जिससे हम पूरी समरी निकालेंगे और तब हम अपनी बात करेंगे। तो जेनेट येलेन ने चेतावनी दी है कि सरकार के पास 1 जून तक अपने बिल का भुगतान करने के लिए नकदी खत्म हो सकती है। और वित्त मंत्री की चेतावनी के बाद बाइडेन प्रशासन में खलबली मच गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन को शीर्ष 4 कांग्रेस सदस्य के साथ बैठक बुलानी पड़ी। इस संकट के बाद यूएस में भारी हलचल मच गई और डेट लिमिट बढ़ाने के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक नेता के बीच बातचीत हो रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि डेट लिमिट यानी ऋण सीमा वो सीमा होती है जहां तक अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट उधार ले सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में डेट लिमिट को 1960 के बाद से 78 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार डेट लिमिट को दिसंबर 2021 में बढ़ाया गया था। इस सीमा को $31.4 ट्रिलियन तक कर दिया गया था। अमेरिकी वित्त मंत्री का कहना है कि अमेरिका की सरकार $31.4 ट्रिलियन खर्च कर चुकी है और अब सरकार के पास अपने बिल का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। वित्त मंत्री ने एक बार फिर से इस सीमा को बढ़ाने के लिए देश की संसद के स्पीकर को पत्र लिखा है, जो रिपब्लिकन पार्टी से है, जिसका देश की संसद में बहुमत है। अब आप कहो कि ये लफड़ा क्या है डेट लिमिट पर। देखिए, अमेरिकी खर्च सीमा को बढ़ाना काफी हद तक एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हाल के वर्ष में ये तेजी से बहुत ही सस्पिशियस रहा है, विवादास्पद रहा है। इस वर्ष ऋण सीमा बढ़ाने के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी अपने समर्थन के बदले सामाजिक कार्यक्रम में भारी कटौती करने पर जोर दे रही है और इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी क्या है, बहुमत में, और बाइडेन प्रशासन बिना रिपब्लिकन पार्टी की सहमति के कोई भी बिल संसद में पेश नहीं कर सकती। वहीं बाइडेन प्रशासन ने बिना किसी शर्त के ऋण सीमा में वृद्धि का आह्वान किया है, जिसमें कहा है कि वार्षिक यानी एनुअल बजट के दौरान जो कार्यक्रम है उस पर बहस कर सकते हैं। वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेटर ने बाइडेन प्रशासन के पैर से जमीन खींच दी। का भैया 1 महीने का समय है, कर्ज का भुगतान के लिए पैसा नहीं मिला, सरकार हो जाएगी डिफॉल्ट। चिट्ठी में लिखा है, इसमें कोई खर्च नया शामिल ही नहीं है, सिर्फ बिल खर्च कर रहे हो और जो पहले खर्च कर चुके हैं। यानी हम अमेरिका पर आर्थिक तबाही नहीं ला सकते, मामला बहुत सीरियस है। यहां तक आप सब लोग लगभग सारी कहानी समझ चुके हो कि अमेरिका में क्या चल रहा है और कैसे यूएस कर्ज में डूबा हुआ है। हालत इतनी खराब हो गई है कि गवर्नमेंट को अपने डेट लिमिट को बढ़ाने पर बात करनी पड़ रही है। मगर यहां कुछ और सवाल है कि आखिर जो बाइडेन को कांग्रेस के टॉप मेंबर से बात क्यों करनी पड़ रही है। जो बाइडेन हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, फिर इन्हें रिपब्लिक पार्टी के अप्रूवल की क्या जरूरत है। इंडिया में मोदी जी पीएम है, उन्हें किसी से कुछ खर्च की कुछ जरूरत तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से पूछने की जरूरत है नहीं। फिर अमेरिका में क्या ऐसा मामला है, सोचने वाली बात है। तो चलिए बताता हूं। हर कंट्री में लेजिस्लेचर होते हैं। कंट्री में कोई भी लॉ बनाया जाता है तो लॉ में कुछ चेंज हुआ तो लेजिस्लेचर का काम होता है बेसिकली कि ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है जहां लॉ बनता है या चेंज होता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, किसी भी पार्टी को कोई न्यू लॉ बनाना हो तो पार्लियामेंट से पास करवाना होता है, तभी वो लॉ कंट्री पे अप्लाई होता है। शॉर्ट में लेजिस्लेचर को आप सुप्रीम पावर समझ सकते हैं, क्योंकि यही नियम बनाते हैं। ठीक
इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस यूएस का लेजिस्लेचर है। मतलब अगर जो बाइडेन को अपने गवर्नमेंट की डेट लिमिट बढ़ानी है तो यहां से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ये था कांग्रेस के मेंबर्स से जो बाइडेन की मीटिंग की बात। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसमें रिपब्लिकन पार्टी कहां से आई, क्योंकि जो बाइडेन तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इंडिया की तरह यूएस में भी कई पॉलिटिकल पार्टी है, मगर दो पार्टी पावरफुल है, जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस, तो यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होने के लिए रूलिंग और अपोजिट जो पार्टी है सभी की सहमति लगती है, वैसे ही यूएस में भी कांग्रेस में रिपब्लिक पार्टी का बहुमत है। इसलिए अगर जो बाइडेन को डेट लिमिट बढ़ाना है तो रिपब्लिक पार्टी की मंजूरी चाहिए, तभी यूएस कांग्रेस डेट लिमिट बढ़ाने का अप्रूवल दे पाएगा। तो ये था यूएस की पॉलिटिकल कहानी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे अपने देश को बचाने के लिए कैसे प्रेसिडेंट को अपोजिशन पार्टी के पास जाना पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, डिफॉल्ट होने का असर। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो पूरी दुनिया पर गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका पर पहली बार डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है, और अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर गया तो एक झटके में करीब 70 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ अमेरिका में चली जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका की जीडीपी में एक झटके में 5% तक की गिरावट आ सकती है, जिसका असर इंडिया ही नहीं दुनिया के हर हिस्से पर होगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने जनवरी में भी चेतावनी दी थी, अमेरिका जून तक भैया डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अमेरिका अगर अपने कर्ज के भुगतान में फेल होता है तो इसका गंभीर असर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होगा, बहुत मुश्किल होगी। ग्लोबल वर्ल्ड में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है, अगर अमेरिका में कोई हलचल होती है तो असर पड़ता है। जैसे रसिया यूक्रेन हुआ, वॉर वहाँ हुआ, पर इम्पैक्ट कहाँ हुआ, पूरे वर्ल्ड पर हुआ। ऐसे ही हम इस बात से नकारा नहीं कर सकते कि अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर का असर इंडिया पे नहीं होगा, बट साइड इफेक्ट आप चारों तरफ देखोगे। साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यहां पर भारत के बैंक सुरक्षित हैं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में जिन बैंक डूबे हैं उनका भारत में बिजनेस बहुत लिमिटेड या मामूली है। भारत लोन देने को लेकर सकती है, आरबीआई पूरे गाइडलाइन के साथ चल रहा है। यहां पर आपको एक चीज और एक डेटा बता दूं, जो एक कहता है कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी कहां है। तो यहां पर रिसेशन की प्रोबेबिलिटी इंडिया में 0% बताई जाती है, वहीं यूएस में 65% और यूके में 75%। तो आप इसी से समझ सकते हो कि साइड इफेक्ट की कहानी आएगी, बट मेन इफेक्ट की कहानी नहीं आएगी। उस साइड इफेक्ट में बैंकिंग सेक्टर को आप पकड़ के चलोगे तो हमारा बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, वहां पर टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के पूरे सिनारियो पे आते हैं तो वहां पे अमेरिकन मार्केट गिर सकता है, बट उसके पीछे पीछे थोड़ा साइड इफेक्ट लेगा हमारा इंडिया मार्केट, अगर ऐसा होता है तो। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आधी बात सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हैं या डर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा डरना मना है। तो वहां पर अगर एक उदाहरण के लिए 10% गिरता है तो यहां पे 2-2.5% 3% गिरेगा, बट वो आपके लिए एक मौका होगा। क्योंकि अब आप देखो, आज जैसे गो एयर डूबा यानी बैंक्रप्सी फाइल किया, तो ये फायदा किसके लिए? इंडिगो के लिए। सेम टू कहानी चाइना जब गड़बड़ हुआ तो आज हमारे इंडिया में क्या आ रहा है? धीरे धीरे बिजनेस आ रहा है, आज लोग हमारे इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही है। वैसे ही अगर अमेरिका के लिए निगेटिव होता है तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कहानी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा डरावना माहौल बनता है, शॉर्ट टर्म में लोग डरते हैं, चीज़ें खराब होती है, उनको हैंडल होने में टाइम लगता है। जैसे देखो रसिया यूक्रेन के कारण महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी, वो भी एक बड़ा इंपैक्ट है। तो ये सारी चीजें साथ चलती है, बट लॉन्ग टर्म 100% इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर है उनके लिए भी अगर 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 गिरावट आती है तो वो एक बेहतरीन मौका होगा। वहीं पर इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ बनाऊंगा, जो एक बड़ी ही फेमस लाइन है, सेल इन मे एंड गो अवे। अब वो कहानी क्या है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सब सीख सकें और सब कमा सकें।